नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। हमारा देश कोरोना के बेहद खतरनाक भयानक दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ देश में चीख पुकार मची हुई है। हर राज्य, हर जिला कोरोना की मार से करा रहा है। अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सारे दावे ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें सरकार दवा दे दो। और यही बात अस्पतालों के बाहर चीखते पुकारते मरीज और उनके तीमारदार रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि सरकार हमें ऑक्सीजन। महाराष्ट्र, दिल्ली से यूपी तक कोरोना का तांडव। शहर शहर चीख पुकार, ऑक्सीजन के लिए गुहार, बेड के लिए हाहाकार, हर तरफ आंसुओं का सैल। कोरोना की सुनामी के सामने देश के हेल्थ केयर सिस्टम की सांसें फूलने लगी। कोरोना से करा रही दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार कबूल कर लिया कि राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मदद की गुहार लगाई। महाराष्ट्र सरकार पहले ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। खुद उद्धव ठाकरे भी पीएम को खत लिख चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है उत्तर प्रदेश। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को खत लिखकर ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत बढ़ाने की अपील। मध्य प्रदेश सरकार भी स्वीकार कर चुकी है कि राज्य में मरीजों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की बदहाल तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पीएम को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन अभियान तेज करने की अपील की। कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़ते हालात के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी। टीएमसी मंत्री शिशिर चट्टोपाध्याय ने भी पश्चिम बंगाल में आगे कोई बड़ी रैली न करने का ऐलान किया है। आज तक ब्यूरो। इसमें कोई शक नहीं कि देश के विभिन्न राज्यों में अस्पतालों में कोरोना के मरीज भरे पड़े हैं। 2,61,500 को पिछले 24 घंटों में आंकड़ा पार कर गया है। ये बेहद भयावह स्थिति है। बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, लेकिन अब जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। अपराजिता जी सारंगी हमारे साथ इस वक्त एमपी लोकसभा और बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मनोजीत मंडल जी हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हैं। आप चारों को नमस्कार और आपका स्वागत। अपराजिता जी, देश में जो कोरोना की स्थिति है वो काफी डराती है और सबसे ज्यादा अगर कमी किसी चीज की है तो वो ऑक्सीजन की, और कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ रही है। उद्धव ठाकरे राजस्थान, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल और अब ममता बनर्जी ये लगातार मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की मांग आज आई है कि आप हमें ऑक्सीजन दीजिए, आप हमें मदद दीजिए, आप हमें वेंटिलेटर दीजिए, आप हमें बेड दीजिए। केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है। ऐसा आरोप केंद्र पर क्यों? अपराजिता जी। जी, आप सबको नमस्कार। स्थिति वाकई भयावह है। ये जो दूसरी लहर आई कोरोना की, मैं नहीं कहूंगी अप्रत्याशित था। हम सब जानते थे कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन दूसरी लहर इतना कहर ढाएगी, संख्या इतनी बढ़ेगी और इतना बड़ा विस्फोट होगा, इसका अंदाजा मुझे लगता है हम सबको नहीं था। संख्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। आपने अभी अभी कुछ संख्याएं दी हैं और 2,61,500 केसेस 24 घंटे में आए हैं और करीबन 1,500 से ज्यादा मृत्यु हुई है। बहुत ही दर्दनाक हालत है। देखिए, ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है,
और मुझे लगता है कि जब एक इमरजेंसी का सिचुएशन आता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि बहुत ही संयम से और बहुत संतुलन से और बहुत परिपक्वता से हाथ मिलाकर हम काम करें और समाधान की तलाश करें। कहाँ क्या हो सकता है, सारे डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। वी हैव टू जॉइन द डॉट्स। और अभी दोषारोपण का समय नहीं है, प्रत्यारोप आरोप का समय नहीं है। रही बात ऑक्सीजन की, रही बात वेंटिलेटर्स की, रही बात रेमडेसिविर की, तो मैं आप सबको बता दूं कि दिन रात स्वास्थ्य मंत्रालय काम में लगा हुआ है। 24/7 कोऑर्डिनेशन सेल स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों के साथ यह सेल काम किए जा रहा है। ठीक है अपराजिता और जी मैम, और जहां फिर ऐसा तक क्यों होता है? ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब आप तैयारियों पर बात कर रही हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है? अगर अस्पतालों से ये तस्वीरें आ रही हैं, वो वीडियोस जो अगर हम देख लें तो हम खाना नहीं खा सकते। मन विचलित हो जाता है, डिप्रेशन होने लगता है अपराजिता जी। तो फिर आपके एक और मंत्री पीयूष गोयल ये क्यों कहते हैं कि हमारा तो 110% उत्पादन हो रहा है? महाराष्ट्र सरकार राजनीति कर रही है, झूठ बोल रही है। फिर आपकी बातों में और आपके 2 मंत्रियों की बातों में भेद क्यों है अपराजिता जी? मैं बता दूं, देखिए, जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी और हम 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए इन दोनों मंत्रियों ने कहा, होता क्या है कि मैं नहीं कहूंगी कि राज्य सरकार की तरफ से अव्यवस्था हो रही है, लेकिन यह संख्या जैसे बढ़ती गई और ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता गया, तो अभी 2-3 दिनों की बात है जब लगा ऐसा कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होना चाहिए, तो आपने देखा कि केंद्र सरकार ने क्या किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कल रात 8 बजे मीटिंग की और पूरी स्थिति का जायजा लिया। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आज प्रेस रिलीज दिया है। मैं 2 मिनट समय लेना चाहती हूँ। ऐसा है कि अभी 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन, ये दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाएगा, आयात किया जाएगा। इस पर भी एक निष्पत्ति हो गई है, निर्णय हो गया है, काम जारी हो गया है। और इसके अलावा जो हम सब जानते हैं कि ये जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स लगाने की बात हो रही है, पीएम केयर्स फंड से 162 जगह पर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट, पीएसए प्लांट्स अभी तुरंत स्थापित किए जाएंगे, समय नहीं लगेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा ऐसे 100 अस्पताल को तालिकाबद्ध किया जा रहा है। एक मिनट अपराजिता जी, बहुत अच्छा लगता है आपकी जो बातें हम सुन रहे हैं, वो एकदम आशा से भर देती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर चीज में समय लगता है ना होने में। अपराजिता जी, पहली लहर जब आई थी कोरोना की, उसके बाद सरकार की अभी तक की तैयारी क्या है? विशेषज्ञ लगातार कह रहे थे कि दूसरी लहर आनी है, दूसरी लहर इससे बेहद ज्यादा खतरनाक होनी है। सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की, और अब घर की आग बुझाने चले हैं जब घर में आग लग चुकी है। अपराजिता जी, मैं आ रहा हूं, दूसरे मेहमानों को जोड़ लूं आपके साथ। आपने पीएम केयर्स फंड की बात की है, वहां पर भी मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। 3100 करोड़ रुपए की सरकार ने घोषणा की थी। क्या हुआ? 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए सरकार ने कहा था। क्या हुआ? दिल्ली में वेंटिलेटर्स नहीं है। दिल्ली में यह स्थिति है। महाराष्ट्र में वेंटिलेटर्स नहीं है। हर अस्पताल में वेंटिलेटर्स नहीं है। प्राइवेट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। सुप्रिया जी, क्या कहीं कमी रह गई है? सुप्रिया जी, क्या हमें जो तैयारी पहली लहर की बात करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की, जिसका खमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है? और क्या ऐसे संकट के समय में जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, वहां पर महाराष्ट्र, राजस्थान और कांग्रेस शासित जो दूसरे प्रदेश हैं वही मांग कर रहे हैं, वही केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, तो शक होता है कि कहीं आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? सुप्रिया जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप से एक सवाल जरूर पूछे, क्योंकि मेरे साथ ये असलियत है, मुझे लगता है इस पैनल के और लोगों के साथ भी होगी।
हमारे कई अंतरंग मित्र, कुछ परिजन, कुछ परिवार के लोग संक्रमित हैं और त्राहिमाम मचा हुआ है। त्राहिमाम जो शब्द है वो आज के लिए ही शायद उपयुक्त है। लाशें आपको दिख रही हैं हिंडन नदी के पास, देखिए गाजियाबाद में हो रहा है, मौतें नहीं हो रही है, जाइए हिंडन नदी पर देखिए क्या हाहाकार मचा है। मेरे परिजनों की लखनऊ में एक जानने वाले की मौत हो गई, 13 घंटे लगे किस तरह से शमशान पहुंचाने में। इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं अपराजिता जी की बात का धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने एटलीस्ट स्वीकारा कि सेकेंड वेव आ चुकी है और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इसीलिए पूछा जाता है कि चुनी हुई सरकारें किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी। सरकार को चुना गया, सरकार की मेजॉरिटी थी, पिछले 1 साल में सरकार ने क्या किया? हमारे पास आज रेमडेसिविर की कमी है, हमारे पास बेड की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, हमारे पास अस्पतालों की कमी। तो हमने क्या पिछले 1 साल में सिर्फ ढपली बजाई है? ये तो पूछा जाएगा ना। और ये मैं दुख से पूछती हूँ क्योंकि हम सबके प्रिय, हम सबके परिजन कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना कर रहे हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या चुनी हुई सरकारें सिर्फ चुनाव देखेंगी? आज प्रधानमंत्री मोदी जी सवेरे कहते हैं कि कुंभ सांकेतिक होना चाहिए, दोपहर में कहते हैं इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी बंगाल में, और रात को रिव्यू करते हैं कोरोना की सिचुएशन का। इतना विरोधाभास देश में कैसे चलेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी के पास 5.25 करोड़ का रेमडेसिविर वायल कैसे आ गया, जबकि निजी हाथों में वो आ ही नहीं सकता था, सिर्फ सरकार उसकी खरीद फरोख्त कर सकती है। आपने एक अच्छी बात बताई, वेंटिलेटर के 3000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड से दिए गए थे। 2000 करोड़ की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ फंड तो ऐसी कंपनियों को दिए गए थे जिन्होंने प्रोटोटाइप भी नहीं बनाया, उनके पास प्रोटोटाइप भी नहीं था, तो वो पैसा तो नाली में चला गया, ना ऑर्डर आए ना और उसका पैसे का कोई जोड़ तोड़ नहीं है। मुझे ये पता करना है कि भैया ये जो 100 अस्पताल बनाने की बात हो रही है, जो ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की बात हो रही है, आपको नहीं लगता ये सब पहले हो जाना चाहिए था? आज लाशों का हुजूम लगा हुआ है, आज पहली बार शमशान घाट में टोकन बट रहे हैं क्रियाकर्म के लिए। ये हो क्या रहा है देश में? सुप्रिया जी बिल्कुल ठीक है सुप्रिया जी, और हमने तो पहले ही कहा ना सुप्रिया जी कि अगर वीडियोस देख लिए जाएं शमशान घाटों के, कब्रिस्तान के, अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ के, वहाँ ऑक्सीजन की कमी में उनके दम तोड़ते हुए अगर वीडियोस देख लिए जाएं तो शायद सुप्रिया जी आप और हम यहाँ बैठकर बात नहीं कर पाएंगे। इतना नकारात्मक, इतना डिप्रेशन हो रहा है हम लोगों को। लेकिन सुप्रिया जी दूसरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार की तो कमी है, लेकिन वो राज्य सरकारें जिन्हें खुद भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र जो पहली वेव में भी जबरदस्त प्रभावित था, उसने क्या किया? और अंत में जब समस्या का समाधान खोजना चाहिए तब आप सीधे सीधे केंद्र पर सवाल उठा देते हैं। केंद्र हमें वैक्सीन नहीं दे रहा है, केंद्र हमें दवाई नहीं दे रहा है, केंद्र हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, केंद्र हमें रेमडेसिविर नहीं दे रहा है, केंद्र इंपोर्ट फ्री कर दे। क्यों महाराष्ट्र ने तैयारी नहीं की? क्या यह राज्यों की जिम्मेदारी सुप्रिया जी नहीं है? आपका अच्छा सवाल है और सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी एक बात बताने के बाद। मैं शुक्रगुजार हूं, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस शासित प्रदेशों की, मैं शुक्रगुजार हूं हर उस सरकार की, चाहे गैर कांग्रेस हो चाहे भाजपा की हो, जो आज खुलकर स्वीकार तो रहा है कि दिक्कत है, त्राहिमाम मचा है, हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, अपने लोगों की परवाह तो कर रहा है। कुछ सरकारें तो ऐसी हैं जो आंकड़े छुपाने में तुली हुई हैं। अरे मौत के आंकड़े छुपाकर, टेस्टिंग ना कराकर, कोरोना के आंकड़े छुपाकर आज किसको मेडल मिल जाएगा, किसको तगमा मिल जाएगा? प्राइवेट टेस्टिंग लखनऊ जो एपी सेंटर बन चुका है वहां पर बंद कर दी गई है। मुझे बताइए, अगर महाराष्ट्र को वैक्सीन चाहिए और पूरा सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ सरकार वैक्सीन खरीद सकती है, प्राइवेट जो सीरम इंस्टीट्यूट है और कोवैक्सीन जो ये बना रहे हैं भारत बायोटेक वाले, सिर्फ केंद्र सरकार खरीद सकती है, केंद्र सरकार ही सबको बांट रही है, तो गुहार तो केंद्र सरकार से ही लगेगी ना। राजस्थान 5,60,000, महाराष्ट्र 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहा था, अगर उनको सिर्फ 7 लाख वैक्सीन लगेंगे तो वो त्राहिमाम नहीं मचाएंगे। दूसरे लोगों को जोड़ लेते हैं सुप्रिया जी, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार ने क्या तैयारी की फर्स्ट वेव के बाद? या आप अभी नहीं बता? तो सरकार हॉस्पिटल्स बढ़ा सकते थे, हॉस्पिटल्स बढ़ा सकते थे, बेड्स बढ़ा सकते थे, कुछ एडवांस में तैयारियां कर सकते थे। सईद जी मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मुझे 10 सेकंड के लिए बोल लेने दीजिए प्लीज। राजनीति अपनी तरफ है, राजनीति अपनी तरफ है। मैं शुक्रगुजार हूँ और काबिले तारीफ है आज राहुल गांधी जी का डिसीजन कि वो वेस्ट बंगाल में चुनावी रैली नहीं करेंगे। ठीक है, आते हैं, उस पर भी बात करते हैं, अमित शाह उस पर भी बात करते हैं, मोदी जी को करना चाहिए। ठीक है, इतनी संवेदनहीनता, इतनी बेशर्मी, ये किस देश के प्रधानमंत्री सुप्रिया जी, ये गृह मंत्री, सुप्रिया जी एक सेकंड, शर्म आनी चाहिए। सुप्रिया जी,
सुप्रिया जी, आपकी हर बात बहुत बहुत, देखिए आप विचलित हैं, आज आक्रोशित हैं आप। पूरा देश है, कोई जानने वाला भी देश है ना, लेकिन सुप्रिया जी, हम भी हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि खाना नहीं खाया जाता आज। मेरे परिवार के लोग भी अस्पताल में हैं। और अभी भी एक सुन तो लीजिए सुप्रिया जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि हम भाषा की मर्यादा भूल जाएं, कि किसी को शर्म नहीं आती और कोई ऐसा वैसा। प्लीज सुप्रिया जी, चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, बस सिर्फ चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, देश में ऑक्सीजन की सप्लाई पर रेलवे ने पहल की है। रेलवे ने एक पहल की है, राज्यों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे की तरफ से चलाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। सुप्रिया जी सुन लीजिए, खबर आई है, एक देश को बता देने दीजिए, खबर होती है। मरीजों तक जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने में रेलवे मदद करेगा। रेलवे ने यह पहल की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके यह बात कही है। मनोजीत मंडल जी, ममता बनर्जी कहती हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन दीजिए। बिल्कुल, चुनाव में लगे हुए थे आप, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, पूरी टीएमसी, पूरा आपका काडर, पूरी आपकी सरकार, पूरा आपका प्रशासन सिर्फ चुनाव लड़ने में लगा हुआ था। क्या पहले से तैयारी नहीं की जा सकती थी? कोरोना का खतरा आने वाला है, गंभीर खतरा है, टला नहीं है। अब जब संकट सर पर आ गया, जब पानी सर के ऊपर से जाने लगा मनोजीत जी, तो केंद्र को जिम्मेदार ठहरा देंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं है कुछ? देखिए शहीद भाई, फरवरी ने हमारा जो प्राइम मिनिस्टर क्या कहा है कि इस देश एकदम बिल्कुल कोरोना मुक्त हो गए, और उनके लिए श्रेय, उनका ही जो श्रेय उनके तरफ जाते हैं। लगातार एक साल हम क्या देख रहे हैं, मार्च के महीने से आज तक सिर्फ कोरोना के फाइट के खिलाफ ऐसा लगता था सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो भी वो करते थे एकदम उनके पीछे एक मकसद होता था। आप देखिए एक साल बाद वहीं पे हम खड़े हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर पैंडेमिक एक्ट लागू करते हैं तो वो कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। हमको ठीक से काम तक करने नहीं दिया गया, हमारे ऊपर लोगों को भेजा गया, टीम भेजा गया, कैसे पॉलिटिक्स किया गया हम देखे। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमारी स्थिति खराब है, लेकिन अभी तक उतना गंभीर नहीं है। 7-8 हजार केस हो रहा है, लेकिन हमको बहुत बहुत कॉशस रहना पड़ेगा। ये हो रहा है क्योंकि ममता दी जो एक सालों में बात नहीं कर रही थी, काम कर रही थी। हमारे पास अभी तक 100 के आसपास कोविड अस्पताल है, जिनमें 50% गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ, जो चीज हमारे हाथ में नहीं, हम कैसे कर सकते? चाहे ऑक्सीजन मानो, रेमडेसिविर मानो, और सबसे बड़ी बात वैक्सीन। इन द मंथ ऑफ फरवरी ममता दी ने चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमको वैक्सीन दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्शन है। अब देखिए शहीद भाई, इलेक्शन का रैलियां हो रहे हैं दिसंबर महीने से, फिर भी हमको लगा था सेकेंड वेव आ रही थी जनवरी महीने में, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ फरवरी महीने में। आप मेरे को ये बताओ, इलेक्शन कमीशन का क्या मालूम नहीं था? ये सेकेंड वेव जब ऑलरेडी चलाया मुंबई में जनवरी के एंड में, ये कभी भी कोई कहीं पे जगह पर आ सकते थे। इलेक्शन को हम काटल नहीं कर सकते थे। 8 दफा इलेक्शन क्यों किया गया? हमें मालूम है क्यों किया गया। नहीं, अभी ठीक नहीं है, बात पूरी करने दीजिए। क्योंकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार बंगाल में आ सकते, 50 रैलियां किया है प्राइम मिनिस्टर साहब, और गृह मंत्री तो यहीं पर है, कल भी थे, आज भी थे। अपराजिता जी से पूछ लेते हैं, यही बात पूछेंगे भी, हम छोड़ेंगे नहीं मनोजीत जी, ये गंभीर बात है, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप ये बताइए, एक आंकड़ा आपको भी बता दूं मनोजीत जी, एक फिगर सुन लीजिए प्लीज, एक फिगर भैया, एक फिगर। बंगाल 2020 में मार्च में जो कोरोना पेशेंट्स आ रहे थे वो काफी कम थे, 500 के आसपास, उससे भी कम हो गए थे। आज की तारीख में, अप्रैल में, आज के दिन 4000 से ज्यादा है। ये तो ठीक है, प्रधानमंत्री क्यों गए, हम लगातार सवाल उठा रहे हैं, अभी अपराजिता जी से पूछेंगे भी कितने सारे लोग। अरे सुनिए तो, सवाल तो सुन लीजिए भैया, सवाल तो सुन लीजिए भैया। क्या आपको एहसास नहीं था मनोजीत जी कि सेकंड लहर आ रही है, कोरोना का संकट अभी खतरा टला नहीं है? आपने तो 10 साल राज किया था, आपने तो काम किया था। आप कह रहे हैं ममता दीदी ने बहुत काम किया है,
आप ये आज फैसला कर रहे हो कि एक साथ चुनाव एक चरण में करवा लिए जाएं, तब आप कहते कि हम नहीं करेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे, लोगों ने हमारा काम देखा है, हमारा विकास देखा है, हम नहीं सड़कों पे जाएंगे, हम नहीं रैलियां करेंगे, हम नहीं सभाएं करेंगे, हम नहीं कोरोना फैलने देंगे, बीजेपी ऐसा करेगी तो हम ऐसा करेंगे, बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया तो हम ऐसा। दूसरा जो करे करने दीजिए, आपने क्यों नहीं किया बताइए। आपने सही कहा, मार्च के महीने में, महीने में मार्च में 200-300 केसेस थे। अप्रैल के फर्स्ट वीक थे, हमारे यहाँ पर 500-600 से ज्यादा केसेस नहीं थे। पिछले 7 दिनों से केसेस बढ़ता गया। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। अरे ट्रेन चल रही है, प्लेन चल रही है, हम उसे रोक सकते हैं क्या? बाहर से कितने लोग आ रहे हैं? जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, आपको पता है आरएसएस के लोग कितने देर तक से यहाँ से आते हैं? अरे नहीं, वो तो आ रहे हैं। आपने क्यों नहीं किया? आपने रैलियां रद्द क्यों नहीं किया? आपने फैसला क्यों नहीं किया कि हमारा काम बंगाल की जनता देखा है, हम नहीं जाएंगे, हम भीड़ नहीं लगाएंगे, हम कोरोना नहीं फैलाएंगे? ओ शाहिद भाई, क्या बात करते हो? ट्रेन प्लेन हम रोक सकते हैं। अरे भैया वो नहीं रोक सकते, रैलियां रोक सकते हैं ना, अपनी गवर्नमेंट का काम है, अपनी रैलियां रोक सकते हैं ना, इंडिविजुअल लेवल में। आप देखिए चुनावी सभाएं रोक सकते हैं ना मनोज जी, हाँ या नहीं? अरे आप बात तो करने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? इन लोगों को 2-3 मिनट देते हैं, हमको 1 मिनट भी नहीं देते हो, क्या मजरा है भाई? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे आएंगे, आपको पूरा टाइम, अभी भी बहुत वक्त मिला है आपको। बात नहीं करने नहीं ऐसा मत कीजिए ना मनोज जी। शशि शेखर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर। शशि जी, देश जिस संकट से गुजर रहा है उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन क्या केंद्र सरकार की, क्या राज्य सरकारों की सर ये जिम्मेदारी नहीं होती कि एक संभावित खतरे को भांपकर उसकी तैयारी हम करें? और दूसरा, आज जो राज्य केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें आपको राजनीति की बू आती है सर? मैं आपके सवाल को, चूंकि मैं अभी लगभग 18-20 मिनट से पॉलिटिकल जो पार्टियों के प्रवक्ता थे उनकी बातें सुन रहा था, मैं आपको इसको 3 भागों में बांट देता हूं बहुत संक्षेप में। कोरोना कल, आज और कल। जब पहले कोरोना आया तो कुल 500-600 केसेस में ही हम लोगों ने बड़े ड्रास्टिक कदम उठाए थे, लॉकडाउन किया था, उसकी चर्चा हुई पूरी दुनिया में। और जब सितंबर से कोरोना के केस कम होना शुरू हुए तो हम लोगों ने माना कि हमने अपने बड़े काम किए, इसलिए ऐसा हुआ। हम सब जानते थे कि दूसरी लहर आएगी, पर कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या सूबे की हो, उसे ये सोचा ही नहीं कि सेकेंड वेव जब भी आती है, 1918 का स्पेनिश फ्लू गवाह है जी। और उसके अलावा जो महामारियां देशों में व्याप्त होती थी, खुद हमारे यहाँ, कि सेकेंड वेव हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। किसी ने कोई कोशिश नहीं की। हम क्या कर रहे थे? हम अपनी पीठ ठोक रहे थे। कोई कह रहा था आर्थिक प्रगति हो रही है, कोई कह रहा था कि हम इंजेक्शन बाहर भेज रहे हैं, कोई कह रहा था हम अपने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, कोई धार्मिक पर्यटन का गुणगान किया जा रहा था, और कोई सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहा था। उसकी वजह से आज ये हालत है कि घर घर चिताएं जलने की नौबत आ गई है। मैं चूंकि अखबार में काम करता हूँ, मेरा अखबार ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, तो 5 स्टेट की जो खबरें आती है सईद, वो मेरा दिल हिला देती है। मुझे लग रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 70 साल के बूढ़े ने अपने बेटे की कब्र खोदी, कंधे पे लादा ले गया, 3 पीढ़ियां एक ही घर में मर गई और कोई जलाने वाला नहीं था। ये सब रोज रोज के किस्से हो गए हैं। ऐसे में जब ये तू मैं सुनता हूं तो तकलीफ होती है। अब आने वाले कल की बात। कल प्रधानमंत्री ने गजब का सराहनीय कार्य किया। उन्होंने कुंभ के लिए एक बड़े संत से बात की, संतों ने उनकी बात को माना और कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से बनाने पर वो तैयार हो गए। ये प्रेरणा चुनाव आयोग भी ले ले। अब आप जरा ये देखिए, सिर्फ चुनाव प्रचार बंद करने की बात नहीं है। अगर चुनाव की प्रक्रिया से कोई भी वाकिफ है तो हर उस जगह पर जहां पर की ईवीएम मशीन रखी गई हैं, उन जगहों पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ उनको देखने के लिए, कुछ सरकार की ओर से उनकी रक्षा के लिए, कुछ अन्य इंतजाम के लिए। उन पर भी तो कोरोना का खतरा है। तो क्यों न चुनाव आयोग एक रन में चुनाव करा ले और उसके साथ साथ जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित करे, ताकि वो लोग कम से कम अपने को सुरक्षित जगहों पर ले जाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आने वाले कल की सुरक्षा के लिए, जब हमारे नेतागण सिर्फ चुनाव लड़ते रहेंगे या चुनाव की तैयारियां करते रहेंगे अगले की, तो फिर आखिर प्रशासन चलाएगा कौन? यहाँ सवाल किसी एक पार्टी की जीत हार का नहीं है, यह सवाल उन लोगों की जीत हार का है जिनके लिए चुनाव होते हैं,
जो चुनावों में वोट डालते हैं और जिनकी भावनाएं ठीक है सर। सही। इसी नोट के साथ, शशि शेखर की इसी बात के साथ कि जिम्मेदारी किसकी है, सरकारें क्या सिर्फ चुनाव लड़ेंगी? कोरोना हमारे देश में जबरदस्त पांव पसार चुका है, पूरा देश परेशान है। 2,61,500 केसेस पिछले 24 घंटों में, 1,500 की मौत। ये ऐसे आंकड़े हैं जो डरा देते हैं। इन आंकड़ों के अलावा जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो शमशान घाट के, कब्रिस्तानों के, अस्पतालों के, अगर उन्हें देख लिया जाए या दिखा दिया जाए तो डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है, खाना नहीं खाया जाता। स्थिति गंभीर है, संकट ज्यादा है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। कई राज्य केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अपराजिता जी, छोटा सा एक बार फिर से आंकड़ा आपके सामने रखते हुए ये सवाल है कि क्या हुआ प्रधानमंत्री केयर्स फंड का, जिसमें 3100 करोड़ रुपए की घोषणा जब बनाया कोरोना काल के बाद, तो उसमें घोषणा की गई 3100 करोड़। 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए कितने वेंटिलेटर आए? कोई अगर आपके पास आंकड़ा है अपराजिता जी तो जरूर दीजिए। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिए गए। किस किस को दिए गए? कितने करोड़ की वैक्सीन अब तक बनी, हमें मिली? अगर कोई आंकड़ा है तो प्लीज बताइए। पीएम रिलीफ फंड में 3800 करोड़ रुपया इस बार अपने पास अभी था, और 4316 करोड़ रुपए उद्योग जगत ने अपराजिता जी दिए कोरोना संकट में देश के लिए, सरकार को, कि इन पैसों से देश में कोरोना से लड़िए, लोगों की मदद कीजिए। क्या किया हमारी सरकार ने? अपराजिता जी देखिए, मैं जो वक्तव्य पेश करने जा रही हूं उसका 2 भाग होगा, मुझे कुछ समय चाहिए। प्रथम भाग होगा, इस पर आधारित होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और पीएम केयर्स फंड से हमने क्या किया, और दिन रात जो हम जूझ रहे हैं इससे क्या हासिल हो रहा है, यह मैं निश्चित तौर पर कहूंगी। और दूसरा बड़ी बात है कि ये डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है, केंद्र सरकार पर सब कुछ लाद देना कहां तक सही है, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें। अच्छा, आपको पूरा समय देंगे, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सवाल इसी में से, डिमांड सप्लाई में से। मैम जी, आप क्या अपराजिता जी ये कहना चाह रही हैं कि डिमांड ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारा ना उतना प्रोडक्शन है, ना उत्पादन है, ना हम सप्लाई कर पाते हैं, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूं कि स्थिति बहुत गंभीर है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं किसी भी तरह का बचाव आप सबके सामने उपस्थापित करने नहीं आई हूं, और आज की स्थिति में किसी तरह का बचाव दिया भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि किसी भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर उंगली उठाने का मैं अधिकार, मुझे लगता है, नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अभी तो आप अपनी नहीं, देखिए, मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मुझे बोलने दें। बाद में कर लेंगे ना, पहले आप बता बोलने दें। मैं बता रही हूँ में क्या किया जी। 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर कहां गए? सबसे बड़ी बात हुई कि जो 12 हाई बर्डन स्टेट्स हैं हमारे, उनकी मैपिंग की गई कि कितने उनको वेंटिलेटर्स चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए। यह सबसे पहली प्रक्रिया हुई। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स, मेरे पास तथ्य भी है, मैं तथ्य रखना चाहूंगी। डेडिकेटेड वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र को 1121 रवाना किए गए, यूपी को 1700, झारखंड 1500, गुजरात 1600, एमपी 152, छत्तीसगढ़ 230, और ये सब जितना डिमांड है उतनी सप्लाई की गई। ये वेंटिलेटर्स की बात हुई। और मैं आपको बता दूं कि 50,000 मेट्रिक टन अभी आयात किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ये ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है और इस पर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। मैं दूसरी बात कह दूं। तीसरी बात, कल या परसों इसे अनाउंस किया गया है, मैं आप सबको याद दिला दूं कि 100 नए अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, पीएम केयर्स फंड से वहां खर्च किया जाएगा, और हर तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे कि रेमडेसिविर के बारे में मैं आपको बता दूं, रेमडेसिविर के बारे में हो रहा है कि सितंबर तक जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हो रही है उसको हम डबल कर दें। कोवैक्सीन का भी प्रोडक्शन हम डबल कर दें। तो काम हर दिशा में, हर तरीके से चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये बात मानने की है।
और 12 हाई बर्डन स्टेट्स के बारे में मैं फिर एक तथ्य आपको दे दूं। जैसा कि मैंने कहा, असेसमेंट के आधार पे उन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं। मैंने वेंटिलेटर का तथ्य आपको दिया, मैं ऑक्सीजन का तथ्य थोड़ा सा देना चाहती हूं। अप्रैल 20, अप्रैल 25 और अप्रैल 30, इन 3 दिनों में 12 हाई बर्डन स्टेट्स में 4,880 मेट्रिक टन अप्रैल 20 को, 5,619 मेट्रिक टन अप्रैल 25 को और 6,593 मेट्रिक टन अप्रैल 30 को भेजा जाएगा। और ये सब, मैं फिर से कहूं, मैं बार बार कह रही हूं, जितना डिमांड है उतनी सप्लाई की जा रही है, मैं आपको बता दूं। अपराजिता जी, ठीक। और इसके अलावा नहीं, मुझे 1 मिनट मुझे कहने दे, जो दूसरा भाग है, देखिए प्रबंधन, जैसा कि आपने भी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, प्रबंधन राज्य सरकारों का भी काम है। ऐसा ये कह के नहीं बच सकते कि केंद्र सरकार का ही सारा काम है, प्रबंधन उनका भी काम है। मैं कह दूं, और वीकली पॉजिटिविटी रेट्स आप देखें, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि राज्य सरकार का भी तो बिल्कुल है, केंद्र राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। अपराजिता जी, जो आंकड़े आपने दिए वो राहत देते हैं। क्या आप दिल पर हाथ रखकर अपराजिता जी ये कह सकती हैं कि आज सच्चाई ये है कि जितने भी बातें आपने कही हैं वो कागजों पर हैं, बातें हैं, स्थिति इससे भिन्न है? आप ये मानती हैं कि आज किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, देश भर में ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी है? मानेंगे मैम? डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है, डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है। मानेंगे ना मैम? आम भाषा में कहिए ना, आम भाषा में कहिए ना मैम, डिमांड सप्लाई हम मौका दीजिए। और मैं अरे एक मिनट, मनोजीत जी आ रहे हैं, बोल लेने दीजिए, बात कर लेने दीजिए सर प्लीज। मानती है ना आप मानती है ना कि जो योजना आप बता रही हैं, जो प्लान आप बता रही हैं, वो आगे का है ना मैम? आज की तारीख में इस वक्त मैम आज कमी है ना मैम? मुझे 1 मिनट देते हैं। मैम आपने बहुत बोल लिया ना, आप सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दे लीजिए। 7 मिनट से बोल रहे हैं। देखिए सईद साहब, मुझे 1 मिनट बोलने दे। देखिए, जो हॉस्पिटल बेड्स की बात जहां तक उठी, ये ऐतिहासिक गलतियां हैं जो सारी सरकारों को माननी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक बात तो आपने मान ली, एक बात तो आपने मान ली, ठीक है मैम, आगे आपकी बात है। सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि अभी जो स्थिति है उस स्थिति से निपटने का कोई ऐसा प्लान सरकार के पास होना चाहिए, या अभी हम सिर्फ लाचार हैं, हताश हैं, निराश हैं और हमारी सरकारों का भी वही हाल है? मैं बस 2 चीजें कहूंगी। सबसे पहले तो सरकार को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को और प्रवक्ताओं को सच का सामना करना चाहिए। सरकारों को जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं मौत के और संक्रमण के, और इसमें भाजपा की बात मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जो आंकड़े आ रहे हैं वो हास्यास्पद हैं, उससे बहुत ज्यादा नंबर है। उसको छुपाने की कोशिश मत करिए, इसमें किसी को मेडल नहीं मिलेगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से टाई अप हुआ है। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से अभी तक टाई अप था वैक्सीन बनाने के लिए, उनको सिर्फ 10 करोड़ का ऑर्डर दिया गया था। जबरदस्त किल्लत है, उन्होंने हाथ उठाकर कह दिया है कि हमारे पास 3,000 करोड़ रुपए नहीं है एक्सपेंशन करने के लिए, हम और नहीं बना पाएंगे। सरकार ने अभी तक उनको दूसरा ऑर्डर भी नहीं दिया है। हमारे देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम है। सुप्रिया जी, क्षमा के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय खत्म हो रहा है और ज्यादा सवाल अपराजिता जी से इसलिए पूछे गए, एक मिनट मैम, क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार बीजेपी की, जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है, आपकी राज्यों की भी है। मनोजीत जी जल्दी से, आप 7 मिनट तक उनको बोलने देते हैं। अरे समय नहीं है ना, आप समझ नहीं रही हैं। आपके सवाल उनसे सरकार से पूछेंगे ना, प्रशासन से सवाल पूछेंगे, आपकी सरकार आएगी तो आपसे ही पूछेंगे। मनोजीत जी, देखिए, अभी हमारे पास दवाई थी, दिसंबर महीने से वैक्सीन तैयार थी, फिर भी इन लोगों ने वैक्सीनेशन कर नहीं पाई। पिछले साल और पिछले साल में ये बहुत बड़े एक अंतर है। हमारे पास दवाई थी, आज की डेट में 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी किसकी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। शशि जी, आपसे अंत करेंगे कार्यक्रम का, जिम्मेदारी किसकी देखते हैं आप, और आगे कोई रास्ता सूझता है, सरकारें क्या करें? गिन रही है और ये होम मिनिस्टर उनके आसन गिन रही है। किस तरह जब भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो मैं ये देखता हूं कि हमारा राजनीतिक वर्ग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगता है। तो पहले तो चुनाव आयोग को हर हाल में बंगाल के चुनाव को कट शॉर्ट करके 5 स्टेट्स का रिजल्ट निकालने की जल्दी से जल्दी जुगत करनी चाहिए, ताकि चुनी हुई सरकारें हों वो अपनी जिम्मेदारी से 5 स्टेट्स में न भाग सके। एक बात।
दूसरी बात, जो राज्य और सूबे की जो केंद्र की सरकारों के समन्वय की बात है, पहले हमने बहुत अच्छा देखा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। कोशिश आज भी है, लेकिन इस कोशिश से यदि लोग बढ़ते अगर लगातार जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कसर छूट गई है कोई ना कोई, और उस कसर को पूरा करना भी सिर्फ सरकार का ही काम है। सही, बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का यहाँ पर बहुत धन्यवाद। सुप्रिया जी, अपराजिता जी, मनोजीत जी और शशि जी। कोरोना बीमारी भयंकर, और इसका इलाज चेहरे पर मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है और अपने मस्तिष्क में हमेशा सकारात्मक सोच रखें। बीमारियां आती हैं, जाती हैं, लोग ठीक होते हैं। ऊपर वाले से यही दुआ है कि वो आपको और आपके परिवार वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, हर किस्म की परेशानियां, मुसीबतों, बीमारियों से बचा कर रखे। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन दीजिए, दवाइयां दीजिए, रेमडेसिविर दीजिए। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा और राज्यों तक ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचाएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।